Hello everyone, welcome to Investment Mantra by Jitendra Sharma. Today is our 15th lecture of Fundamental and Technical Analysis. Basically, we are doing technical analysis. We have already covered fundamental analysis. If you want to watch my videos, you can go through my videos. So हम स्टार्ट करते हैं हमारे फंडामेंटल एनालिसिस का लास्ट लेक्चर. मेरी स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ आपको. टुडेज टॉपिक इज रिस्क रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो. कुछ लोग इसको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बोलते हैं. तो जानते हैं ये क्या होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कभी भी किसी भी शेयर को बाय करने से पहले उसका रिस्क और रिवॉर्ड देखा जाता है. रिस्क यानी कितनी लॉस हो सकता है मेरे को, आपका रिस्क कैपेसिटी कितनी है. रिवॉर्ड आपको कितना रिवॉर्ड मिल सकता है, रिटर्न कितना मिल सकता है. यानी लॉस कितना आप झेल सकते हैं और रिटर्न आपको कितना चाहिए, इसका एक रेशियो निकाला जाता है और इसी के बेसिस पे किसी ट्रेड को लिया जाता है. सपोज करो कोई शेयर है, 100 रुपीज का है और मैं चाहता हूं कि जब ये 110 रुपए का हो जाए तब मैं इसको सेल कर दूं और नीचे में जब ये 85 का हो जाए तब मैं इसको सेल कर दूं. क्या ये एक बेटर ट्रेड है? आपने माइंड सेट किया कि नीचे तो 85 तक चले जाए और ऊपर 110 रुपए यानी 10 रुपए के मुनाफे में मैं सेल कर दूंगा और घाटा में 15 रुपए खा सकता हूं. तो यानी आपका जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो रिवॉर्ड से ज्यादा है. तो ये एक गलत ट्रेड है. ठीक है. रिस्क रिवॉर्ड मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो 1.5 का होना चाहिए. 1.5 या 1.5 से ऊपर जहां आपको दिखता है कि इससे ज्यादा रिवॉर्ड मुझे मिल जाएगा तभी वो ट्रेड लेना चाहिए, वरना उस ट्रेड में नहीं घुसना चाहिए. वो रिस्की ट्रेड है. एग्जांपल लेते हैं हम. क्या है, क्या होता है ये शेयर का मूवमेंट. हमने स्टडी किया कि शेयर इस टाइप से मूव करता है. हमने देखा था कि शेयर्स का जो पैटर्न होता है जनरली इस टाइप से ही मूव करते हैं. यानी ऊपर जाता है फिर हाफ या वहीं तक वापस आता है और उसके बाद में ट्रेस करता है, ऊपर की साइड में जाता है या एक रेंज में घूमता हुआ हमने देखा. ऊपर जाने का भी पैटर्न जनरली इसका यही होता है और नीचे आने का पैटर्न भी इसका यही होता है. सांप की तरह ही चलता है ट्रेड, क्योंकि बायर्स आते रहते हैं जाते रहते हैं और ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हुए चलते हैं. ठीक है. एक सपोर्ट बनाएंगे नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में एक रेजिस्टेंस बनाते हैं. उसको पार करता है तो वो एक रेंज ब्रेकआउट दे देता है. उसके बाद उसके बीच में वो रेंज में चलता है और ये रेंज हमने देखी थी काफी लंबे टाइम टेन्योर की हो सकती है. 4-4 6-6 महीने की ये रेंज होती है, साल साल भर की भी होती है और कई बार उस साल से भी ज्यादा होती है. सेम वे डाउन ट्रेंड जब आता है तो बहुत सालों तक चलता है. और शेयर, पर्टिकुलर शेयर की बात करें तो उसमें तो उसकी जब वैल्यू जीरो नहीं हो जाती तब तक भी डाउन ट्रेंड चलता है. तो कभी ये मत सोचिए कि अब ये रिवर्स करेगा, मैं एवरेजिंग कर लेता हूँ, पैसे और इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ. इस टाइप से नहीं चला जाता. आज इस लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि पैसे कब इन्वेस्ट करते हैं, किस अमाउंट में करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ये ट्रेड था, ये इसका एक पॉइंट बना था. यहाँ तक तो मुझे अनुमान ही नहीं था. जब सेकेंड टाइम ये ऊपर पीक गया और उसको पीक को तोड़ने लगा, अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रेड लेता हूं तो मुझे दिख रहा है कि पिछली बार नीचे इतना गया था तो ये पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वापस यहाँ तक आ जाए. तो यहाँ पे मुझे रिस्क ज्यादा दिख रही है और रिवॉर्ड कम दिख रहा है कि वापस यहाँ तक पहुंचने में इसको थोड़ी सी चढ़ाई थी. तो इस पॉइंट पे ट्रेड को नहीं लिया जाता. ट्रेड को हम जितना इस बॉटम के करीब लेंगे इतना उतना ज्यादा अच्छा होगा. टॉप के पास लेंगे तो हमने रिस्क
को ज्यादा लिया और रिवॉर्ड को कम लिया, तो ये होता है रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो। ये इंट्राडे में बहुत ज्यादा काम आता है। इंट्राडे में हर ट्रेड को लेने से पहले रिस्क और रिवॉर्ड देखा जाता है। जैसे एक शेयर है, मुझे पता है कि एक दिन में 2% तक भागता है जनरली, ठीक है, और आपने जब उस दिन के अंदर 1.5% वो भाग चुका है, अब आप उसको ट्रेड लेंगे, तो रिस्क ज्यादा है या रिवॉर्ड ज्यादा है? ऑब्वियसली रिस्क ज्यादा है, क्योंकि उसके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे रिस्क और रिवॉर्ड देखते हैं। यहाँ पे स्टॉप यानी इस रिस्क को हम, रिवॉर्ड को हम टारगेट बोलते हैं, और रिस्क को हम स्टॉप लॉस बोलते हैं। लिख लीजिए, रिस्क इक्वल्स टू स्टॉप लॉस एंड रिवॉर्ड्स इक्वल्स टू टारगेट। तो स्टॉप लॉस और टारगेट मार्केट में ट्रेड कोई भी लेते हैं या किसी भी शेयर में घुसते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए जाएं चाहे शॉर्ट टर्म के लिए जाएं, तो ये दो चीज आपको हमेशा पहले पता होनी चाहिए कि रिवॉर्ड क्या है और रिस्क क्या है, तभी किसी शेयर में घुसा जाता है। अगर आपने घुसते टाइम उसका स्टॉप लॉस सेट नहीं किया है, अभी तक आप चार्ट्स को समझते नहीं थे, तो आपको पता ही नहीं था कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, लेकिन अब आप समझने लगे हैं कि स्टॉप लॉस यहाँ यहाँ इन पॉइंट्स पे लगा सकते हैं। और एक जो चीज मैंने खास बताई थी कि जब भी ये ट्रेंड बनते हैं, तो इनके यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाता, रूम ऑफ एरर देके स्टॉप लॉस को नीचे ही लगाया जाता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो एक ही दिन में काट जाएगा, तो स्टॉप लॉस को इतना लिया जाता है कि उसको नहीं काटे, और यहाँ पे आने के बाद में आपका पेशेंस टूट जाएगा और उससे बाहर ही आया जाता है, उसको कैरी नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं अच्छा रिटर्न देगा, मैं इसको कैरी करता हूँ, ऐसा नहीं किया जाता। तो दिस इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। ये हमेशा मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन 1.5 गुना की रहती है, कि अगर आप ऊपर 100 रुपीज का शेयर है, उसको अगर ऊपर 150 ले रहे हैं, तो नीचे 75 ही लें, ताकि 50 रुपीज का गेन हो और 25 रुपीज का लॉस हो। तो इससे क्या होगा, आप फर्स्ट डे अगर आपने 25 रुपीज लॉस किए, सेकेंड डे फिर ट्रेड लिया आपने, फिर 25 रुपीज लॉस किए, थर्ड डे आपने ट्रेड लिया 50 रुपीज गेन किए, तो 3 दिन में आप लॉस बराबर कर जाओगे, ठीक है। यानी कि आपका वो पैसा बराबर हो जाएगा। अगर रिस्क आप यहाँ 75% लिए, फिर सेकंड डे भी 75, तो ये इधर 25 पे आपको निकलना ही होगा, बाहर निकल जाना पड़ता है, इससे ज्यादा मार्केट में नहीं रुका जाता। आप सोचो और थोड़ा रुक जाता हूँ, अब क्या पता पलटी मार जाए, पलटी मारना होता तो आप पहले डिसीजन लेते, आप तो गलत तभी हो गए थे, ठीक है। तो आप गलत थे तो गलत ही रहेंगे। दुनिया बाद में आप पछतावा इन पे नहीं, इस मार्केट में कभी भी रिग्रेट नहीं किया जाता कि ये शेयर भाग गया यार, मैं तो रुक जाता था वो टाइम। यहाँ पे रिग्रेट की कोई गुंजाइश नहीं होती। जो कहते हैं कि देखो मैंने तो सलाह दी थी आपको रुकने के लिए, वो सिर्फ तुक्का लगा रहे हैं। यहाँ पे रिग्रेट की इस मार्केट कोई चांस नहीं देता। घटा है तो उसको एक्सेप्ट करो, बाहर आ गए, और वो बोले मैंने तो कहा था रुक जाता, तूने कहा था तो तुक्का ही लगाया था, कि तेरे को भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, और मेरे को भी नहीं पता था, जो मैंने डिसीजन लिया सही लिया। अगर आप इस मेंटेलिटी से चलोगे तो आप हमेशा सक्सेस करोगे, और अगर सामने वाले की सुन के करोगे तो आप धोखा खाओगे। वो 2 बार सही हो सकता है, 3 बार सही हो सकता है, ना तो वो खुदा है ना आप खुदा हो। डिसाइड कोई नहीं कर सकता कि क्या चीज होने वाली है, प्रिडिक्ट कोई नहीं करता। तो आप अपने फॉर्मूले बनाओ कि मैं इस लेवल पे निकल जाऊंगा नीचे, और टारगेट में दुगना रखूंगा, जो भी मैं स्टॉप लॉस रखूंगा उसका दुगना टारगेट रख के बाहर आ जाओ। अगर आपने ट्रेड ही गलत लिया है तो ये फॉर्मूला गलत जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो मैं यहाँ इस पॉइंट पे लूंगा, यानी सेकंड टाइम जब यहाँ पे आया, आपने रेंजेस देखी थी, तो सेकंड टाइम में यहाँ पे ट्रेड लूंगा। स्विंग ट्रेड कर रहे हो, सेम इंट्राडे में भी सेम पैटर्न बनते हैं, तो आप इसके बेसिस पे तो आपका यह रिस्क और रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, यानी आप इतना ऊपर जा सकते हैं और नीचे नीचे यहाँ तक ही आ सकते हैं। यहाँ के आने के बाद में आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो रिवॉर्ड लिया था उसका आधा हो चुका है कवर। तो दिस इज रिस्क टू रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज मैं आपको ऑपरेटर बनना सिखाता हूँ, कैसे बनते हैं। हाउ टू बिकम एन ऑपरेटर। ऑपरेटर बनने के लिए सबसे पहली चीज आपको जरूरत है एक कैपिटल।
लार्ज कैपिटल इन करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। अगर आपके पास ये कैपिटल है तो आप ऑपरेटर बन सकते हैं। इस दुनिया में चले जाइए, मान लीजिए आपके पास 100 करोड़ रुपए है। आज सब अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास इतना रुपया है और हमारे को ब्रोकर ने भी लेवरेज दे दिया है, मार्जिन दे दिया है कि आप इसका 10 गुना उठा लो। तो 10 करोड़ भी है मेरे पास, तो 100 करोड़ रुपए मेरे पास हो चुका है। इतना रुपया लेके मैं मार्केट में बैठा। नंबर 1। नंबर 2, कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटर कौन होता है? जो कंप्यूटर पे बैठता है उसको ऑपरेटर बोलते हैं। जो आपने फोटोज में, टीवीज में देखा है, बड़ी बड़ी स्क्रीन पे बैठते हैं, उनको ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो ये एक तो कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, वो हाईटेक सिस्टम होना चाहिए, फास्ट प्रोसेसिंग सिस्टम होना चाहिए। ये ना सोचिए कि मैं तो बनना ही नहीं, क्यों सिखा रहे हैं सर। इस दुनिया में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ पता लगेगा। आज उनकी मेंटेलिटी से सोचते हैं, वो कैसे सोचते हैं दुनिया को, हमें बुद्धू समझते हैं वो। तीसरी चीज चाहिए होती है एपीआई प्लस हिस्टोरिकल डेटा एपीआई। ये क्या चीज होती है? गूगल पे जाएं और यहाँ लिखिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी एपीआई मिलेगी आपको। जीरोधा काइट कनेक्ट, ये एक एपीआई है जो जीरोधा प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मैं इसमें लॉगिन हो चुका हूँ। इसका जो चार्जेस लगता है वो 2000 रुपीज 30 डेज का चार्जेस लगता है इसका, एपीआई का। यानी एक महीने का 2000 रुपये चार्ज लगता है। और सेम वे हिस्टोरिकल डेटा जो हम चार्ट्स में देखते हैं, उस डेटा को हिस्टोरिकल डेटा बोला है। तो इसका अराउंड 2000 रुपीज लगता है और इसका भी 2000 रुपीज पर मंथ चार्ज लगता है। यानी 4000 रुपये महीना ये चार्ज लगता है। ये एपीआई कंप्यूटर का फिर सॉफ्टवेयर ले लेता है। यानी अब ये जो सॉफ्टवेयर आप जीरोधा में देख रहे हैं, वो आप अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग करते हैं। और ये ट्रेडिंग इस सॉफ्टवेयर से भी फास्ट होती है क्योंकि आपके पास हाईटेक कंप्यूटर्स होते हैं। तो वो कंप्यूटर्स फिर अपने एल्गोरिथम के हिसाब से चार्ट बनाते हैं, ये सब फॉर्मेशन बनाते हैं, और कंप्यूटर खुद डिसाइड कर लेता है कहाँ पे मुझे अंदर जाना है, कहाँ पे मुझे बाहर जाना है। मैनुअल इंटरफेस कुछ भी नहीं होता है इसमें। सिर्फ आदमी ये डिसाइड करके देता है कि मंडे को फलाना शेयर के अंदर, यानी जो टाटा मोटर्स है इसके अंदर तुझे ट्रेड करना है, इतना सा कमांड देता है कंप्यूटर को। टाइमिंग भी बता देता होगा कि 2 बजे ट्रेड करना है, और कंप्यूटर खुद ट्रेड करने लग जाता है। तो ये एपीआई क्या होती है? ये आईटी से रिलेटेड टर्म है। जो आईटी से इंजीनियरिंग किए हुए होंगे या इस फील्ड से हैं वो लोग समझते हैं। तो इसका खुद का सॉफ्टवेयर बनाते हैं ये लोग, और ये जीरोधा या बड़े बड़े ब्रोकर्स इनको अवेलेबल कराते हैं, और ऑपरेटर्स इन एपीआईज का यूज करके वो खुद का सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ये जीरोधा का जो इंटरफेस जिसको हम यूज कर रहे हैं उसको कोई यूज नहीं करता, खुद के सॉफ्टवेयर से बनाते हैं। हिस्टोरिकल डेटा, ये जो चार्ट्स हैं, ये भी एक बहुत बड़ा डेटा होता है। शायद मेरे कंप्यूटर में 1 TB की है, लैपटॉप में, तो इसमें तो स्टोर भी नहीं होगा ये, क्योंकि एक एक कंपनी की बात करें तो उसके हर मिनट्स का डेटा, कब सेल हुई कब बाय हुई, ये सारा डेटा वो उससे हिस्टोरिकली ले लेते हैं, ये अवेलेबल कराते हैं। तो आप जो बाइंग सेलिंग करते हैं, काफ़ी चीज़ डेटा ये उनको दे देते हैं। ठीक है, तो ये सब डेटा आपके पास मिल गया। यानी 4000 रुपये महीना तो ये यहाँ पे खर्च करते हैं, और साल का ये 50,000 रुपये महीना सिर्फ इस चीज में खर्च करते हैं, ब्रोकर को दे रहे हैं। ट्रेड्स के जो पैसे लग रहे हैं वो अलग लगते हैं इनके। तो ये इनका, ये तो कैपिटल होता है इनका। इसके बाद में इनको इसके अंदर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से इंडिकेटर्स लगा देते हैं ये।
जो हमने इंडिकेटर्स देखे थे बाय सेलिंग की, वो सॉफ्टवेयर्स करते हैं। ठीक है, अब हमने सेटअप तो पूरा कर लिया, पैसा खर्च कर दिया, हमारे पास कैपिटल थी, हमने कंप्यूटर सिस्टम्स लगा दिए, हमने इंडिकेटर वगैरह करके अपना पर्सनल सॉफ्टवेयर बना दिया उसको, जो मेरी एल्गो थी, मेरा जो विचार था, मैंने उसको दे दिया। अब हम इसको ट्रेड कैसे करें, अब हम कौन सा शेयर लें, किसको करें? तो इसके डिसीजन के लिए क्या करते हैं, किसी भी XYZ शेयर की स्टडी करते हैं, देखते हैं कि ये वाला शेयर है, ये डेली दो, सुबह तो आप जनरली देखोगे सब शेयर ऊपर नीचे भागते हैं, उस टाइम सारे ऑपरेटर भागते हैं, यही ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। फिर दिन में देखा होगा धीरे धीरे स्लो होती जाती है, फिर अपने आप सडन मूवमेंट आता है। तो जो सडन मूवमेंट आता है ये टाइम सेट करके रखते हैं कि आज 12 बजे में इस शेयर के ऊपर शांति रहेगी तो मैं अकेला खेलूंगा, और उस टाइम बाय वगैरह करने वाले कौन होंगे, रिटेलर्स होंगे। तो ऐसे रैंडम टाइम चुनते हैं और उस टाइम पे इनको ट्रेड करने का डिसाइड कर लेते हैं कि आज मैं दिन में 12 बजे, एग्जाम्पल लेने के लिए टाटा मोटर्स के ऊपर ट्रेड करूंगा। ये मैंने डिसीजन कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि इसमें मुर्गे फंसे, तो मैं मुर्गे फंसाने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन इसकी पब्लिसिटी करते हैं। ठीक है, हमने इंडिकेटर बना लिए, हमने सॉफ्टवेयर बना लिया, मैंने टाइम डिसाइड कर दिया कि आज 12 बजे मैं मुर्गे फंसाऊंगा या आज दिन भर में फंसाने हैं मुझे। तो इसके लिए मैं पब्लिसिटी करूंगा। पब्लिसिटी में क्यों करूंगा, क्योंकि मैं करोड़ों रुपया लगा रहा हूँ यहाँ पे दाव पे। ठीक है, और मुझे पैसा कमाना है, तो मैं पब्लिसिटी करने के लिए अपन क्या करते हैं, न्यूज चैनल वालों को बोलूंगा, आपने स्पैम, कई स्कैम हुए हैं इसके, न्यूज चैनल वाले को बोलूंगा कि आज इसकी कॉल दे, लोगों को एक बार टीवी के ऊपर कॉल भी नहीं देना, तुम्हारे को ये बोलना है टाटा मोटर्स बहुत अच्छा शेयर है, बहुत बेहतरीन शेयर है, आप इसको देखिए शेयर को। तो ये सब सेट बिजनेस होता है, उसको थोड़ा सा रुपए देना है, 1 लाख रुपए दो, बोले को 10 मिनट की लाइन चला देना, बस सुबह लाइन घुमाता रहना, उसके अंदर नीचे टाटा मोटर टाटा मोटर। पब्लिक तो वैसे ही बेवकूफ है। फिर क्या करूंगा, कोई बड़े बड़े चैनल्स हैं जो यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इनके ऊपर मैं उनको कह दूंगा कि अरे यार ये, या कहना भी नहीं पड़ेगा उनको, तो फ्री में ही कहीं ना कहीं पे किसी ग्रुप में अच्छा जैसे रिलायबल है, जहाँ पे ज्यादातर कॉल्स सक्सेस होती है, वहां पे मैं उसको एक कॉल छोड़ दूंगा। तो वहां से लोग अपने आप कॉपी करके सर्कुलेट ऐसे होती है यहाँ पे, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो जाएगी और मेरे को बकरे मिल जाएंगे। जब बकरे मेरे को फंस गए मेरे, तो लास्ट टर्म है कि अर्न एंड एग्जिट एंड से गुड बाय। आप फंस चुके हो, ये हमारा ही बनाया हुआ जाल था, हमारे कंप्यूटर्स बैठे थे, तुम बैठे बैठे टिक 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 कर रहे थे, इतने में तो हम बाइंग सेलिंग कर करा के निकल भी गए, जिनको स्कैल्पर्स बोले थे हमने। ऐसे ही ऑपरेटर्स किसको बोला, कंप्यूटर। हम ये भी कर सकते थे, न्यूज कॉल की जगह मैं अपने दूसरे फ्रेंड्स को बोल देता कि तुम भी करो, उसकी पब्लिसिटी करो। यहाँ पे कैपिटल मेरे पास अकेले अकेले के पास नहीं थी, तो मैं फ्रेंड्स को बोल देता, मैं दूसरे और ऑपरेटर्स को बोलता कि तुम भी आओ मेरे साथ मिल जाना, 12 बजे हम फंसाएंगे मुर्गे, बहुत सारे पकड़ लिए हमने, हमने इस न्यूज चैनल पे दे दिया, उस पे दे दिया है। या सेकंड वे ये भी होता है कि हमने ये सब प्लान नहीं किया था, ये मैंने प्री प्लान नहीं किया, न्यूज और कॉल्स का मैंने प्री प्लान नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई रिलायंस की, खुद ब खुद ही न्यूज आ गई अखबार में, तो अब तो मुर्गे अपने आप फंस गए। अब मुझे ट्रेड मिल गया, तो मैं अपने दोस्त को फोन लगाऊंगा जो मुंबई में बैठा है या बैंगलोर में बैठा है, "अरे भाई ऐसा है, आज 12 बजे 1 बजे अपन बाइंग का शूटअप करेंगे, तो ये इनके पास कैपिटल इतनी है, ये मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, और टाइमिंग इन्होंने रैंडम चुना है, वो इनकी मर्जी थी, दिन में 1 बजे का टाइम चुना, अब कौन जाता है उस टाइम पे, लेकिन हम तो बैठे थे ट्रेड लगा के इंट्राडे करने बैठे थे कि यार ये तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। 1 बजे उन्होंने षड्यंत्र रच रखा था कि इसको धमाधम नीचे गिराना है, उन्होंने गिरा दिया और हम फंस गए। तो इस टाइप से ये ऑपरेटर्स की मेंटेलिटी होती है। तो ये हमारे से 4 गुना आगे हैं। क्यों आगे हैं? ये कंप्यूटर सोचते हैं और हम ह्यूमन सोचते हैं, तो हम इनसे कभी भी नहीं जीत सकते। चलो आगे चलते हैं। आई होप लिख लिया होगा ये आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फ्री टाइम में लिखिए फिर। ठीक है,
next concept is डाइवर्सिफिकेशन। अब ये क्या भला है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है और क्यों जरूरी होता है, अगेन क्वेश्चन आता है। देखिए मैं बिजनेस अपने फंडामेंटल्स में हमने देखे थे, ये एक कंपनी थी XYZ, अगर मैं सब कुछ इसके ऊपर लगा दूं, इसी के धंधे में घुस जाऊं, तो जरूरी नहीं है इसका धंधा या इसका बिजनेस ग्रो करेगा। तो मेरे पास यहाँ पे कैपिटल मेरे पास है, इच्छा मेरे पास है, तो सबसे अच्छा फीचर ये मिला है कि आप डाइवर्सिफाई करो। एक कहावत है कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। कहावत क्या है? अगर मैंने मेरे सारे अंडे एक ही टोकरे में रख दिए और इन केस ये टोकरा गिर गया, तो मेरे सारे अंडे फूट जाएंगे। ठीक है, आपने सारे अंडे किसी एक ही बैंक में नहीं रखने चाहिए। सारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में नहीं डालना चाहिए। सारा पैसा गोल्ड में नहीं डालना चाहिए। सारा पैसा इक्विटी मार्केट या फिर शेयर मार्केट में नहीं डालना चाहिए। सारा पैसा बॉन्ड्स में नहीं डालना चाहिए। ये बैंक में अपन FD की तरह डाल देते हैं। बैंक्स में भी डाइवर्सिफाई करो, एक बैंक डूब जाए। ये कुल मिला के हमें सब चीज, सारे पैसे को घर में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? या घूमने जाते हैं कहीं, आप अनजान जगह पे जाते हैं, तो सारे पैसे को एक पॉकेट में डाल के ऊपर वाली में रख के तो नहीं लेके जाते ना। समझदार क्या करता है, थोड़े रुपए को सूटकेस के अंदर, शर्ट होगी उसकी जेब में डाल के, फिर उसकी तय करके फिर सूटकेस के अंदर बंद करके रख देता है। कुछ पैसे को अपनी जेब में रखता है, कुछ पैसे को इस वाली जेब में रखता है, थोड़े पैसे को ऊपर वाली जेब में रखता है। सब करते हैं ये। ठीक है, हम डाइवर्सिफिकेशन क्यों करते हैं? तो ये सिंपल एग्जांपल था, क्यों करते हैं कि अगर मेरी जेब कट जाए, तो ये नहीं हो कि मेरे सारे ऐसे, आप घूमने गए लाख रुपए ऊपर वाली पॉकेट के अंदर एक नोट दिखता हुआ, कि लोगों को दिखे कि देखो मैं पैसे लेके आया हूँ, 1 लाख रुपए लेके घूमने आया हूँ, और फिर उसमें से गड्डी को निकाल के फिर पैसे, ऐसे करता है कोई? नहीं करता ना, सब छुपा के रखते हैं कि मैं कितना पैसा लेके आया हूँ, कहाँ पे है। तो सेम वे पैसे को या यहाँ पे जो भी एसेट्स है उनको एक जगह नहीं रखा जाता। वो भी बेवकूफ होते हैं जो एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और सारा पैसा उसी के लिए पूरे जीवन भर लोन में चुका देते हैं। हो सकता है वो प्रॉपर्टी के दाम नहीं बढ़े और सब प्रॉपर्टीज के दाम नहीं बढ़ते हैं, जैसे ये मार्केट के अंदर है। फर्क इतना है, वहां पे लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और धीरे धीरे, और एक बार खरीद लेते हैं, वो ये पर्पस नहीं सोचते कि ये अर्न करेगा, और 20 साल तक भी जरूर नहीं होता सारी प्रॉपर्टी रिटर्न देती है, और प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भी देती। तो सेम वे पैसे को या हर चीज को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। खैर ये मेरे अभी कोर्स का पार्ट नहीं है कि कहाँ पे और कैसे डाइवर्सिफाई करो। अभी मेरा कोर्स का पार्ट है इक्विटी में कैसे डाइवर्सिफाई करूं। यहाँ पे मेरे को कंपनीज के अंदर बांट देना है, इससे क्या होगा, रिस्क कम हो जाती है। तो रूल ये है, मोर डाइवर्सिफिकेशन लेस रिस्क। सेकंड रूल ये है, मोर डाइवर्सिफिकेशन लेस रिटर्न। ये दो रूल हैं, इनको लिख लीजिए। मोर डाइवर्सिफिकेशन
लेस रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा होगा तो रिस्क इसलिए नहीं होगा क्योंकि पैसा बढ़ जाता है। आपने 10 कंपनीज के शेयर्स ले लिए हैं, 10 कंपनीज में अपना पैसा डाल दिया है, ठीक है। हो सकता है ये 2 कंपनीज डूब जाए और ये डबल हो जाए, ये एवरेज रहे, तो भी मैं पैसा पूरा मेरा डूबेगा नहीं। लेकिन अगर आपने एक ही कंपनी में अपना सारा पैसा डाल दिया है और ये कंपनी डूब गई है तो आप बर्बाद हो जाएंगे, बाल नोच लेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं मिला आपको, पूरे जीवन की पूंजी थी वो चली गई। इससे बढ़िया बैलेंस्ड चल लेता मैं तो यहाँ पे मेरा बैलेंस हो जाता। तो इस फंडे को हमेशा दिमाग में रखना है और मुझे सारे असेट्स को बैलेंस्ड करके चलना है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है। डाइवर्सिफिकेशन यहाँ करना है आपको, बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसमें आएंगे मेरे लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। यानी आपको इन तीनों के अंदर पैसे को बांटना है। हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क। क्योंकि लार्ज कैप कंपनी जल्दी से डूब नहीं सकती और स्मॉल कैप कंपनी कभी भी पैदा हुई और कभी भी गायब हो सकती है। तो इसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, इसमें कम होना चाहिए और इसमें और भी कम होना चाहिए। यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि कितना परसेंट और कहाँ पे इन्वेस्टेड हो, तो ये आपको खुद सोचना है कि कितना इन्वेस्ट करना है। लेकिन फिर भी आप जो न्यू हैं उनके लिए मैं एक रेशो दे देता हूँ, वो आप लिख लीजिए। सिर्फ जो न्यू है और एक बार सीखने के पर्पज से, बाद में आप खुद स्मार्ट हो जाएंगे तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मेरे रूल के हिसाब से चल लेना। दैट इज 50%, 30% एंड 20%। तो सबसे पहले जो भी टोटल अमाउंट है, इनिशियली 60% अमाउंट को, जो भी आपने अमाउंट सेलेक्ट करिए उसका 60% अमाउंट को ही इन्वेस्ट करना है। बाकी अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं करना है, साइड में रख लीजिए। तो जो भी हम ये कैलकुलेशन करेंगे वो सिर्फ 60% अमाउंट उसी के ऊपर करेंगे, बाकी अमाउंट को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। राइट। तो ये हमारा पहला रूल, ये भी ध्यान रखना है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। इसके लिए आप 5 से 10 सेक्टर्स को सेलेक्ट करेंगे जो आपको बेस्ट लगते हैं, जो आपको लगते हैं ये सेक्टर ग्रो करेंगे। जरूरी नहीं है नामी बैंकिंग सेक्टर बहुत नामी है तो बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करें, या आईटी सेक्टर नामी है तो उसमें करें। ट्रेंड देखें सेक्टर का, कौन सा सेक्टर अभी बूमिंग है, वैसे हमें अभी करना अर्न करने ना, तो उन सेक्टर्स को सेलेक्ट करेंगे और उनके अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे। ये लिख लिया आपने, या नीचे स्पेस है मैं इसमें लिख देता हूँ, एक पॉइंट और लिखना है।
डिवाइड द अमाउंट इन स्मॉल लॉट्स। जो भी अमाउंट निकल के आई, यानी 1 लाख रुपीज का आपने एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट करने की सोची थी, तो उसका 60,000 रुपीज आप मार्केट के अंदर लेके जाएंगे। 60,000 के बाद में भी आप इसको स्मॉल स्मॉल लॉट्स में डिवाइड कर देंगे। अभी जनरली जो शेयर की मैं लॉट साइज मानता हूँ वो 3 से 4 हजार रुपये एवरेज ले सकते हैं। 4 हजार रुपये ले लीजिए, ठीक है। क्या होगा इससे, अब मैं बताता हूँ आपको। कैपिटल अगर आपकी कम है, 10,000 के अंदर आ रही है, तो 400 रुपीज का लॉट हो गया। यानी आप नेक्स्ट जो डिसीजन लेना है वो आपको लेना है नंबर ऑफ कंपनीज। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा यूट्यूब पे भी सर्च किया जाता है कि कितनी कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका भी कोई सेट रूल नहीं है, लेकिन इसका रूल मैंने आपको लिखा था जो लास्ट स्लाइड के अंदर, कि जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा उतना कम रिस्क होगा, जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा उतना कम रिटर्न होगा। तो हमें डाइवर्सिफिकेशन इतना भी नहीं करना कि 100 कंपनीज को ले लिया, और डाइवर्सिफिकेशन इतना छोटा भी नहीं करना कि डाइवर्सिफाइड ही नहीं हुआ, कि 4 कंपनीज के अंदर डाइवर्सिफाइड, उसको डाइवर्सिफिकेशन नहीं बोलेंगे अगर आपने 4 कंपनीज को लिया है। जो एक एवरेज निकल के आता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है, वो मैं आपको लिख के दे देता हूँ। 50,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, तो स्टार्टिंग कम से कम है, ये मिनिमम 10 शेयर्स। ये रैंडम नंबर्स बता रहा हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा एवरेज बढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है, अगर 1 करोड़ या उससे ऊपर का कर रहे हैं तो मुझसे पर्सनली आके मिल लीजिए, मैं आपको बता दूँ। उससे पहले का ये एक एवरेज लेके, यानी मिनिमम आपको, अगर जो बिगनर है तो 10 कंपनीज तो लेके ही चलना है, और जो एवरेज देखेंगे तो 20 या 25 कंपनीज से ज़्यादा नहीं जाना है। एवरेज जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके हिसाब से 20 या 25 कंपनी से ज़्यादा नहीं जाना है। 1 लाख तक भी आ गए हैं तो आप 15 कंपनी तक ले सकते हैं। लेने को तो आपकी मर्जी है, मैंने रोका नहीं है आपको। इसके बेसिस पे क्या रहेगा आपको, यानी हर एक कंपनी में मैं कितना डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे आपका जो भी फिगर आपने 1 लाख का लिया है तो आपका फिगर आया 15 का, ठीक है। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो 15 का है। एक आपने लॉट साइज मैंने 4,000 की बताई है, ये जनरल लॉट साइज बताई है क्योंकि इसके अंदर मोस्टली शेयर्स आ जाते हैं। इस लॉट साइज से फायदा ये होगा कि जो भी शेयर का प्राइस 4,000 रुपीज से ऊपर का है वो आपको उड़ा देना है। चाहे उसका फंडामेंटल कितना ही अच्छा हो, टेक्निकल अच्छा हो, चाहे एमआरएफ का शेयर हो, वो आप उड़ाएंगे क्यों? रीजन आपके सामने है। 4,000 से ऊपर आप एक ही लेने लग गए तो कब तो एवरेजिंग करेंगे, क्या करेंगे? और छोटे छोटे चंक्स में आपने इसको, शेयर को, प्राइस को बांट दिया। अब यहाँ पे ये जो लॉट सिस्टम मैंने बनाया है, इससे कि ये फायदा होगा कि हर बार आप लॉट्स में बाइंग करेंगे, लॉट्स में सेलिंग करेंगे, एवरेजिंग करेंगे लॉट्स में,
ये यहाँ तक लिख लिया आपने नंबर ऑफ कंपनीज का। बाइंग कब करनी है, पोर्टफोलियो बना रहे हैं आप अपना, तो हमें बाइंग कब करनी है, ये क्वेश्चन बहुत जनरल आता है। जनरली शेयर इन 3 मूव्स में चलता है। एवरेजिंग, एवरेज करो या बाय मोर जब प्राइस बढ़ रहा हो। जब प्राइस बढ़ रहा हो शेयर का तब भी हमें बाइंग करनी है, और जब प्राइस घट रहा हो तब हमें सेलिंग करनी है। तो ये नया रूल है, जब प्राइस बढ़ रहा हो तो हमें बाइंग करनी है एज ए पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। जब प्राइस बढ़ता जा रहा है किसी चीज का तो उसमें जो मैंने लॉट साइज बनाई थी 4000 की, यानी 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 4000 रुपीज की मैंने लॉट साइज बताई है आपको। 60,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया है, 40,000 रुपीज आपका पास पड़ा हुआ है, 4000 रुपीज की लॉट साइज है। जब जब उसकी प्राइस बढ़ती जाए आप एवरेजिंग करते जाए, यानी बाइंग करते जाए, और जब जब प्राइस नीचे जाती जाएगी तो हमें उससे बाहर निकलता जाए। ठीक है, लेकिन एक जनरल रूल है कि बाय इन डिप्स एंड सेल ऑन पीक्स, यानी कि जब भी डिप्स आए तब हमें बाय करना है। ये रूल तो फिर गलत हो जाता है। तो ये ऐसे दोनों रूलों को मिला के एक नया रूल बन जाएगा कि ये शेयर ऊपर चढ़ा तो आपको यहाँ पे एक लॉट बाय करना है, 1 लॉट, यानी कि 4,000 रुपीज में अगर आपको 10 शेयर आ रहे हैं, 3 शेयर आ रहे हैं, 2 शेयर आ रहे हैं इस कंपनी के, जो भी एक कंपनी का बता रहा हूँ मैं आपको, आपने टोटल जो अमाउंट था 60,000 उसको 10 कंपनियों के लिए अलॉट करना है आपको। तो आपने 6,000 रुपये बांट ली है। तो यहाँ पे लॉट साइज में 3,000 की कर देता हूँ ताकि आप एटलीस्ट 2 लॉट तो ले सको। तो 3,000 रुपीज आपको यहाँ पे इन्वेस्ट कर देने हैं, राइट। प्राइस जैसे बढ़ने लगा कुछ नहीं करना, जब ये नीचे आने लगेगा इस लेवल के ऊपर तब आपको बाय करना है। फिर आपको वेट करना है ऊपर जाने का, ऊपर जाएगा, फिर जब कभी नीचे आएगा उस लेवल से, या आपने ये टारगेट लेके चले 8% या 10% का, 10% का राइज करके यहाँ पे जहां भी सेटल हुआ तो आपने ये अपनी थ्योरी बनानी है कि हर 10% जब भी शेयर का प्राइस राइज होएगा 10% मैं बाय कर लूंगा, चाहे यही पोजीशन हो, यहाँ पे भी बाय कर लेंगे। ठीक है, तो जब भी ऊपर जाना है आपको बाइंग करते जाना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब कभी कोई शेयर का आपने देखा होगा 100% रिटर्न देता है इन 1 ईयर, जो 100% रिटर्न पे पहुंचा, 150% रिटर्न पे पहुंचा, 300% रिटर्न पे पहुंचा, तो वहां पे निकलने की मेंटेलिटी रखोगे तो आप वो 150-300 तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। वहां पहुंचना है, इसके साथ में पहुंचना है, जब जब ये ऊपर जाए तब आपको बाइंग करते जानी है इसके साथ। लेकिन एक 10% का रखिए तो 10% तक रुकिए, इंतजार करिए कि 10% पहुंचने दो इसको, और उसके बाद में मैं फिर इसमें बाइंग करूंगा। फिर 10% और ऊपर चला जाएगा तो एक लॉट साइज जो भी आपने 3,000 रुपए की बनाई, एक लॉट और खरीद लिया, उस 3,000 रुपए के अंदर चाहे 4 शेयर आते हो, 5 शेयर वो और बाय कर लिए। फिर और ऊपर गया तो आपने और बाय कर लिए। अब आप कहेंगे सर ये तो उल्टा रूल हो गया, ऊपर जाने पे मैं बाइंग करता जा रहा हूँ। हाँ, आपको उसके साथ में बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड सिस्टम चलता है।
यहाँ पे ट्रेंड सिस्टम चलता है, ट्रेंड के साथ चलता है मार्केट, राइट। इसलिए ऊपर जा रहे हैं तब आपको बाइंग करनी है। सेम वे मार्केट में आप यहाँ पे थे, आपने बाय किया, एक लॉट ले लिया, यहाँ पे आए 2 लॉट हो गए आपके पास, यहाँ और गए 3 लॉट हो गए, यहाँ और गए 4 लॉट हो गए। अब आपने की थ्योरी थी कि 5वां लॉट मैं कहाँ बाय करूंगा, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पहुंचा ही नहीं, वो नीचे आने लग गया। जब आपने रिस्क 10 का बनाया था तो रिवॉर्ड 10% का बनाया था तो रिस्क हो गया 5% का। रिवॉर्ड अगर 10% का बनाया था तो रिस्क हो गया 5% का। तो जब भी ये जो फाइनल जो प्राइस गया उससे 5% नीचे फॉल करेगा, तब आपको सेल करना है। कितना सेल करना है, एक लॉट को, एक लॉट को सेल करना है। सेकेंड बार और 5% नीचे जा रहा है तो और एक लॉट सेल कर देना है। यहाँ पे हम 10% के ऊपर बाय करते गए थे, तो यहाँ पे 10%, 20%, हालांकि और लॉट बाय किया तो 20% नहीं आएगा, इसका एवरेज आएगा। यहाँ 30%, यानी 30% पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ पे एक एक लॉट हर 5% पे, यानी कि मैं 15% के ऊपर तो मैं बाहर आ जाऊंगा इसके ट्रेंड से। कंसेप्ट समझ में आया। ये फंडा इसलिए है कि कभी भी कोई चीज नीचे जा रही है, कंपनी डूब रही है, तो आप उसके साथ नीचे नहीं जाना है। 5% के आप वो लगाएंगे, एक एक लॉट सेल करते जाएंगे। जो भी अभी भी आप जिस भी कंपनी के अंदर हैं, अगर वहां पे जैसे एक एग्जांपल आप कार ट्रेड में घुसे हुए हैं, तो वहां पे आज की डेट को एक पॉइंट मान लेंगे और ये मान के चलेंगे कि जब भी ये शेयर 10% हाई चला जाएगा मैं एक लॉट बाय कर लूंगा, और जब भी इस लेवल से 5% नीचे जाएगा मैं एक लॉट सेल कर दूंगा। तो इससे आपकी प्रोबेबिलिटी पूरा माल भी नहीं बिका और वापस से ये ऊपर जाने लग जाएगा जब भी, तो ये 10% जब भी होगा फिर आप एक लॉट। तो ओवरऑल जब चीज नीचे आ रही होगी आप माल बेच चुके होंगे और आप लॉस में कम आएंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड, जो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मैंने इसलिए बताया था, यहाँ पे 10:5 का रेशियो रखना है। आपकी मर्जी है 8:4 का रेशियो भी रख सकते हैं कि 8% जब भी ऊपर जाएगा मैं बाय कर लूंगा और 4% नीचे आएगा तो आपको सेल करना है। इससे क्या होगा, आप जब वो नीचे आ रहा होगा, डूब रहा होगा, तब उससे पहले आप बाहर आ जाएंगे अपना पैसा लेके। तो दिस इज द प्रिंसिपल, कैसे आपको अंदर जाना है और कैसे बाहर आना है, और इसी के बेस पे आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। हाउ टू build your portfolio. Determine the appropriate asset allocation of your investment goals, risk tolerance, कि आपका जो गोल है, कितना असेट आप यहाँ पे इक्विटी में लाना चाहते हैं, कितना गोल्ड में लाना चाहते हैं, कितना प्रॉपर्टी में लाना चाहते हैं, ये आपको अलोकेट खुद को करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है इसलिए मैं ये चीज़ पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आपको खुद कर लेना। कितना पैसा मेरे को यहाँ पे लेके आना है, 1 लाख लेके आना है तो 1 लाख लाइए। डिवाइड द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन स्मॉल लॉट्स, इस अमाउंट को लॉट्स में डिवाइड कर दीजिए। 3000 रुपीज या 4000 रुपीज के लॉट्स में, अगर 1 लाख रुपए है तो इसके लॉट्स में डिवाइड कर दीजिए इस अमाउंट को। इससे क्या होगा, आपको लॉट साइज पता लगेगी इस लॉट के अमाउंट में। या कई बार कुछ जरूरी नहीं ये फिगर फिक्स हो, आप जैसे शेयर का प्राइस देख लीजिए 295 रुपीज के अराउंड चल रहा है तो इसके मल्टीपल्स देख लीजिए कि 10 शेयर्स आ जाते हैं तो 3000 से थोड़ा कम बैठ रहा है तो चल जाएगा। ठीक है, ये आएगा फिगर 2950, तो ये लॉट साइज हो गया इस शेयर का। ऐसे सेकंड शेयर का, यानी एवरेज जो 3000 के आसपास का सब शेयरों को फिर इस हिसाब से लेके चलना है। आइडेंटिफाई द स्टॉक टू बी इन पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन फंडामेंटल। सबसे पहले फंडामेंटल के बेसिस पे हम सेलेक्ट करेंगे। आपको खुद को सेलेक्ट करनी है 5 या 6 कंपनीज, सेक्टर्स सेलेक्ट करने हैं, उन सेक्टर्स के बेसिस पे ऊपर आपको अराउंड 50 से 100 की पहले लिस्ट बना के रखनी है। देन बेस्ड ऑन द टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद में आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे सेलेक्ट करना है। एक कॉन्सेप्ट बहुत गुमराह करता है नेट पे, क्योंकि कोई भी ऐप होगी आपको 52 डेज हाई या 52 डेज लो बता देती है,
ये बहुत जनरली एप्स में आ जाता है और लोग इसको ट्रेड करने लग जाता है। अजी जो काटेगा वो तो 50 डेज हाई को ही तो काट के ऊपर जाएगा, तो इसको क्या ट्रेड कर रहे हो? आपको ऊपर जाना है ट्रेड के साथ में, या उसको देख के, चढ़ाई को देख के वापस नीचे आ जाना है? ठीक है, तो इसको कभी भी ट्रेड नहीं करना है, इसको ट्रेड नहीं करना है। जो 52 डेज को देख के मार्केट में आपको एडवाइस देंगे कि देखिए ये अपने 52 डेज से इतना लो है, तो उसका लो ट्रेंड है, उसका डाउन ट्रेंड है, उसको क्या देखना है? ठीक है, और 52 डेज के बहुत नजदीक आ गई है, तो भाई साहब 52 डेज को काटेगी तभी तो ऊपर जाएगी, उसको काटेगी ही नहीं जो ऊपर कैसे जाएगी? जो बढ़ रहा है वो तो बढ़ेगा ऐसे ही। तो पुराने अपने स्कोर का, किसी का 100 स्कोर था पहले, उसको काट के जब 102 जाएगा तो 52 डेज को तो काटेगा ही ना। 52 हाईएस्ट पे है तो होगा हाईएस्ट पे। मैंने तो मेरी थ्योरी लगाई थी 10% बढ़ गया तो मैं तो खरीदूंगा, तो खरीदूंगा ही। ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इसको ट्रेड करना गलत है। 52 डेज को हाई लो हमें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने आपको ना तो फंडामेंटल में इस फिगर को दिखाया, ना आप इसको टेक्निकल के अंदर कहीं पे भी ट्रेड करेंगे। जो मेरे स्टूडेंट है उनको लिए खास बात, क्योंकि कोई चीज काटती है तो अपने पुराने स्कोर को काट के तो जाएगी। तो यानी आप या तो ऐसी कंपनी देख लीजिए जो जाना ही नहीं है, फिर तो घटिया फंडामेंटल देख लीजिए। तो या डाउन ट्रेंड में देख लीजिए, वो कभी भी 52 हाई पे नहीं जाएगी, आप देखेंगे हाँ यार कंफर्टेबल है, नीचे है 52 हाई पे भी नहीं है, तो वो कंपनी क्या है? तो ऊपर ही नहीं जा रही, कभी तो जाएगी। तो उसके साथ में चलना है हमारे को, तो 52 हाई को या लो को कभी भी कंसिडर नहीं करना। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन सेक्टर्स एंड मार्केट कैप। मार्केट कैप के बेसिस पे मैंने आपको बताया, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बेसिस पे आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। सेक्टर्स के बेसिस पे डाइवर्सिफाई करना है, हर सेक्टर को पर्टिकुलर वेटेज देना है आपको। मैंने जो अपनी ये पूरा कोर्स था, ये टॉप डाउन अप्रोच था। यहाँ पे पहले शेयर्स मैंने पिक करे हैं, उसके बाद में हमने पोर्टफोलियो की साइज बनाएंगे कि यहाँ पे ये साइज है, इसके बेसिस पे इनको इसमें फिट करेंगे। कोई मुझसे पूछता है सर ये एशियन पेंट का शेयर कैसा है, ले लूं क्या? तो वो बॉटम अप अप्रोच होती है कि आपने शेयर देखा तो मैं उसको देखूंगा कैसे, हाँ अच्छा है ले लो, ले लेंगे। लेकिन ये अप्रोच नहीं करनी है। जो मेरे स्टूडेंट है वो टॉप डाउन अप्रोच करेंगे, फंडामेंटल पे जाएंगे, वहां से कंपनी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में उनको पोर्टफोलियो में लाएंगे। कंपनीज की टिप्स कहीं से मिली, अखबार में आई, उसके बेसिस पे उसको पोर्टफोलियो में नहीं लेके जाएंगे, या उसके बेसिस पे उसको फंड दूसरे से कंपेयर नहीं करेंगे। कोई ये पूछेगा ये आईएएस बनने लायक है क्या? हाँ यार है। एक तो ये होता है, एक सबकी छटनी करे और ऊपर से आके कहीं पे बाहर हो जाऊंगा। तो सेम वे आपको क्या करना है, पहले छटनी करनी है, उसके बाद में उसको फिर लेना है। नाम पहले आया उसके बाद में उसको एनालाइज नहीं करना कि ये शेयर कैसा है। ये एक्स वाई जेड नाम ले लिया मैंने, ये शेयर कैसा है, तो अच्छा ही जवाब मिलेगा, हाँ यार अच्छा है, सब कुछ तो ठीक है, उसका देखेंगे हाँ सब कुछ ठीक है, क्या ठीक है? हमें ठीक थोड़ी लेना है, हमें तो टॉप सेलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, अपनी अपनी जगह बना दीजिए सबकी कि इतना मैं आईटी सेक्टर के अंदर अलोकेट अलोकेट करूंगा। सबकी अपनी अपनी जगह बना दीजिए कि मैं इतना परसेंट आईटी सेक्टर के अंदर अलोकेट करूंगा, इतना परसेंट मेटल सेक्टर में करूंगा, इतना परसेंट केमिकल सेक्टर में करूंगा। ऐसे करके 5 to 6 सेक्टर्स सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे आप बिजनेस की मेंटेलिटी से सोच रहे हैं कि मेरे को बिजनेस करना है, तो आपको पर्टिकुलर सेक्टर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। कि हाँ चाहे किसी का जूते चप्पल का ही बिजनेस हो, रिलैक्सो हो या बाटा हो या ऐसी कोई भी कंपनी हो एक्स वाई जेड, तो इस टाइप से आप अपने सेक्टर्स अपनी जो बेस्ट लगते हैं आपको, जिनके आप स्टडी कर सकते हैं, मार्केट में रहते हैं, या फिर आप जनरली भी जिनकी, तो उन 5-10 सेक्टर्स को फेवरेट चुन लीजिए, उन्हीं के साथ ट्रेड करना है, उनका टेक्निकल देखना और उसके बाद में उनमें एंट्री लेनी है। फॉर अभी जो कंसेप्ट मैंने बताया था आपको, for every x% rise in share price buy more share and for every y% fall in share sell shares। ये कंसेप्ट सिर्फ मेरा है, आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से निकला है ये, कि 10% पे हमें बाय करना है और 5% जब नीचे आ जाए तो मुझे सेल करना है। मैंने कहा था आपको 60% अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, जो 40% अमाउंट है इसको इसी काम के लिए बचा के रखनी है।
इससे डाउन ट्रेंड में आएगा तभी अपने आप आपको और अमाउंट देता जाएगा। उसको आपको साइड में रखनी है, क्या करना है उसका फ्यूचर में सोचेंगे, सारा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया जाता। लास्ट में यूज इंडिकेटर्स टू एंट्री एंड एग्जिट। आप इंडिकेटर्स का यूज करेंगे, इंडिकेटर्स यूज करना मैंने बताया। आप 200 डेज ईएमए, यही तो फितरत ये रहती है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये शेयर है, ये इसका 200 डेज ईएमए है। ये शेयर है, ये इसका 200 डेज ईएमए। तो मैं इसको बाय ज्यादा करूँगा क्योंकि 200 डेज से बहुत तेज भाग रहा है, ये एवरेज से बहुत तेज है, इसका जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है। तो अगर मुझे जज करना होगा कि इसमें ज्यादा कैपिटल लगाऊं, तो मैं इसमें ज्यादा कैपिटल लगाऊंगा, इसमें मैं कम कैपिटल लगाऊंगा क्योंकि 200 डेज के करीब आ गया है, एवरेज के बराबर ही चल रहा है, ये एवरेज से भी तेज चल रहा है, यानी इसकी ग्रोथ बहुत तेज है शेयर की। ठीक है, बाद में कभी इसकी कम हो जाएगी तो मैं इसमें, और वो अपना रूल है, या तो उससे या आप यहाँ से इसकी जैसे डिस्टेंस कम हो जाएगी तो आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा एग्जिट करके कैपिटल को कम कर सकते हैं। ठीक है, ईएमए हो गया। आरएसआई ग्रेटर देन 50। 50 क्यों? अब ट्रेंड में है, लोग बुलिश हैं इसलिए। और ज्यादा देखना है जिसका आरएसआई 60 या प्लस है या 70 प्लस है, तो उनमें आप ट्रेड लीजिए। आप कहोगे ओवरबॉट जोन में चला गया, तो ओवरबॉट जाता जाएगा, ठंडा करता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, ऊपर जाने की चाल तो यही रहेगी। तो ऐसे में आप ज्यादा क्वांटिटी रखिए। एमएसीडी क्रॉसओवर देखना है इसमें, यानी ये एमएसीडी लाइन है, इसको जब भी काट रही है यहाँ पे, ये एमएसीडी लाइन है और ये सिग्नल लाइन है, जब भी इसको काट के ऊपर जाएगी तो, और ऊपर फेज में है तो मैं इसमें ज्यादा एंट्री लूंगा, ऊपर से डाउन कर रही है तो मैं ऐसे टाइम पे एंट्री नहीं लूंगा। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे मैं अपना ट्रेड लूंगा, और इसके बेसिस पे मैं अपने पोर्टफोलियो को समय समय पे रिव्यू करता रहूंगा। रिव्यू करने का टाइम रखिए जब आप एंट्री करते हैं। एक लास्ट चीज, जब भी मार्केट में एंट्री करते हैं आप, तो शुरू के दिनों में आपको लॉस होगा। लॉस इसलिए होगा क्योंकि जब इसका शेयर का मूवमेंट है यूं, तो आपने अभी किस मूवमेंट पे आपने यहाँ एंट्री ले ली, तो ऊपर जाएगा, थोड़े दिन तो बढ़ेगा और उसके बाद में फिर यू इस लेवल तक सेट आएगा। तो यहाँ तक आके आपको पेशेंस नहीं रहता क्योंकि आपको चार्ट नहीं पता होते, अब तो आपको पता चल गए हैं। तो इसका यहाँ तक भी जा सकता है, लेकिन इस लेवल तक आपको शुरू में पेशेंस रखना पड़ेगा। इस पेशेंस को 3 महीने चेक करना आपको। अगर आपने 3 महीने पेशेंस कर लिया तो आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, उसके बाद में सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिखेगा आपके पोर्टफोलियो में। ओवरऑल मार्केट है वो हमेशा राइज करेगा। ओवरऑल मार्केट लिख लीजिए, विल ऑलवेज राइज करेगा। ठीक है, तो मार्केट हमेशा राइज ही करता है, मार्केट कभी भी, ओवरऑल की बात करें तो सेम प्लेस पे नहीं रहने वाला है, टाइम लगा सकता है वो। नेक्स्ट थ्योरी लिख लीजिए, पोर्टफोलियो से रिगार्डिंग ये चल रही है। एक जो कंसेप्ट लोग कहते हैं कि मैं लॉस में कभी नहीं बेचूंगा, चाहे मुझे 1 साल रुकना पड़ जाए, इस थ्योरी को चेंज कर लीजिए। सेल इन लॉस एंड बाय इन डिस्काउंट। देखिए, इन्वेस्टर्स एग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उल्टा चलते हैं, हम डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं,
हमारा कंसेप्ट ये है, सेव कैपिटल। इन्वेस्टर कौन होता है? जो अपनी कैपिटल को बचा पाता है उसे ही इन्वेस्टर कहा जाता है, बाकी इन्वेस्टर नहीं होते। अपना कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं अगर 1 लाख रुपए लेके आया था, चाहे मैं जीरो अर्निंग कर लूं, लेकिन मेरा 1 लाख रुपए नहीं डूबना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए, सेल इन लॉस एंड बाय इन डिस्काउंट। मेरे एक मित्र थे, उनका मकान है, वो बेचना चाहते हैं, अभी मकानों की वैल्यू नहीं है। तो मैंने कहा सर अभी तो इसकी वैल्यू ही नहीं मिल रही, जो जितने का आपने मकान खरीदा था उसकी वैल्यू नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, अभी सस्ते में बेचूंगा तो सस्ते में तो खरीदूंगा, प्रॉपर्टी की डाउन डाउन है। तो सेम में यहाँ होता है, तो लॉस में हो तो लॉस में निकल जाइए, दूसरा डिस्काउंट में खरीद लीजिए। लॉस बुक करना आना चाहिए, लॉस में निकलिए और दूसरा सस्ते में खरीद लीजिए, क्योंकि ये भी तो बढ़ेगा तो दूसरा भी तो बढ़ेगा, तो पैसे बन जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी से मोह मत रखिए, सेंटीमेंट्स मत रखिए, इंडिकेटर देखो और बाहर आ जाओ। मैं इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि कभी भी यहाँ पे ब्रोकर्स आपको मार्जिन मनी देते हैं कि आप 10,000 रुपये लेके आइए और 1 लाख रुपए का ट्रेड ले लीजिए, वो आपको छूट देगा। वो 1 लाख रुपए आपको क्यों दे रहा है? क्योंकि आपको उसको पता है कि इसके 10 लाख रुपए डूबने वाले हैं, 10,000 रुपये डूबने वाले हैं, ठीक है, तो इसलिए वो देता है आपको ट्रेड, वो आपसे ज्यादा समझदार है। तो कभी भी मार्जिन मनी को यूज नहीं करना इस मार्केट में, ना कभी इसमें घुसने के लिए लोन लेना है। ये जो लास्ट टिप्स बता रहा हूँ इनको लिख लीजिए और हमेशा ध्यान रखना, कॉपी के फ्रंट पेज में जो जगह दी थी मैंने वहां पे लिखना है। हमेशा डाइवर्सिफाई करें, डाइवर्सिफिकेशन हर चीज में रखें, सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग एसेट्स अलोकेशन के अंदर डाइवर्सिफिकेशन रखें। सारा इक्विटी में नहीं लेके आना पैसा, दूसरी जगह भी इन्वेस्ट करना है। बाकी कुछ इस चैप कोर्स का हमारा पार्ट नहीं था, आपको बॉन्ड्स में, एसजीबीवी, इनमें भी कैसे इन्वेस्ट करते हैं वो सब भी करना होता है। तो यहाँ पे मार्केट में नहीं लाया जाता। बॉन्ड्स में करने के क्या फायदे हैं वो कभी हम फिर चर्चा करेंगे। कुल मिला के सारा पैसा इक्विटी में नहीं लगाया जाता। जब मार्केट डाउन होता है, मार्केट क्रैश होता है, तब दूसरे एसेट्स होते हैं जैसे गोल्ड वगैरह है वो बढ़ते हैं, तो उनके लिए भी रिजर्व रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा टेन्योर जो है, लाइफ स्पैन है इन्वेस्टिंग का, वो एक लंबा रहेगा। 30-40 साल हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, इसमें हमको सारे पड़ाव देखने पड़ेंगे। तो उन सब के लिए अगर आप प्रिपेयर हैं तभी आप जीत पाएंगे। और आप शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं तो आप कभी भी इस मार्केट से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। अपसाइड एवरेजिंग मोर देन, डाउन ट्रेंड लिख देता हूँ, इसको भी ट्रेंड कर देना। जो कंसेप्ट था कि डाउन में जब भी आए एवरेजिंग कर लो, सेल बाय कर लो, इस कंसेप्ट को छोड़ दीजिए। डाउन में कभी भी बाय नहीं करना। वो जा रही है चीज तो वो नीचे जाएगी। कोई पत्थर है आसमान से नीचे जा रहा है, आप उसको पकड़ेंगे क्या? वो तो खुद ही नीचे लेके जाएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए नीचे जाने वाली चीज को नहीं पकड़ते, उसको छोड़ देते हैं। जहां आपको लगे आप भी उसके साथ साथ नीचे गिर जाओगे, क्योंकि वो भारी है। ऑलवेज कैलकुलेट रिवॉर्ड एंड रिस्क रेशियो।
हमेशा इसको कैलकुलेट करके रखें कि कितना मुझे रिवॉर्ड चाहिए और कितना रिस्क चाहिए, कितना ले सकते हैं। इसको ये नहीं मार्केट चलने के बाद में आप सोचेंगे, पहले सोच लीजिए ये चीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और एक लास्ट कंसेप्ट मैं आपको, ठीक है, तो ये होता है पोर्टफोलियो। आज पोर्टफोलियो से रिगार्डिंग मैंने आपको बताया कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कितने स्टॉक्स आपको पोर्टफोलियो में रखना है। लास्ट जो कोट है वॉरेन बफेट सर का, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। ये कहते हैं कि जब भी लोग फेयरफुल डर में हो उस टाइम पे बाय करिए। जो मैंने कंसेप्ट बताया 40% रखना है, उसको बाइंग के लिए करना है, लेकिन मैंने कंसेप्ट कहा कि नीचे जाओ तो सेल कर दो, तो फिर दोनों चीज कैसे बैठेगी। ठीक है, तो इसका फंडा ये है, इसको भी शॉर्ट में समझा देता हूँ। एंड कि पूरे मार्केट को एज ए होल देखें, इकलौते शेयर को ना देखें। ये जो ग्रीडी और फियर वाला रूल है इसको अप्लाई करने के लिए, जैसे अभी निफ्टी अभी के दौर में नीचे जा रहा है निफ्टी, तो पूरा एज ए मार्केट देखें तो नीचे जा रहा है, तो ये आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। क्योंकि ये नहीं कह रहा कि सारी कंपनियां बंद होने वाली है, पूरा भारत बंद होने वाला है, सब कुछ अर्थव्यवस्था तहस नहस होने वाली है, ये कह रहा है कि कहीं नहीं ना। वो नीचे जा रहा है तो ये मार्केट फियर में है, तो ऐसे टाइम पे हमें बाय करना है, और इस बाय के लिए हमने जो 40% अमाउंट रख रखा है उसको यूज करना है। उस टाइम पे हम इसको यूज करेंगे और एवरेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल है, ये सब बढ़ने ही वाला है अल्टीमेटली। ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक नीचे जा रहा है तो उसका ट्रेंड डाउन है, तो उसको छेड़ना नहीं है। राइट, तो इसी के साथ हमारा ये कोर्स फिनिश करते हैं, फिनिश हो गया है। आई होप आपने काफी कुछ, आप लोगों को सीखने का मौका, आपको काफी कुछ सीखने को मिला है इस कोर्स से। फाइनली कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट करना है, कब ट्रेड करना है, पोर्टफोलियो को अपने कैसे बनाना है, कैसे मैनेज करना है, सब चीज। तो ये मेरा कोर्स में मैंने आपको सब कुछ सिखाया। इन केस कोई क्वेरी हो आपको, तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बाय गाइस।